देखना, आज बताने वाले थे अम्ल तथा क्षारक के बीच रिलेशन क्या है ना। अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया या रिएक्शन या रिलेशन जो बोल सकते हो। तो अम्ल तथा क्षारक के बीच जब भी रिएक्शन होगा तो हम क्या बताए थे कि अम्ल प्लस क्षारक, कल एक बार बता चुके थे ना। अम्ल प्लस क्षारक क्या कर देता है, अम्ल प्लस क्षारक हमें लवण तथा क्या देता है, लवण तथा जल देता है ना। जल यानी कि H2O देता है, ये तो देता है, लेकिन साथ साथ क्या करता है कि इसका जो गुण होता है, क्षारक जो है अम्ल के गुण को यानी कि अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। बात समझ में आए? तो इससे क्या होता है कि जो भी अम्लता होती है वो भस्म की मदद से नष्ट की जा सकती है। इससे हम लोग क्या समझते हैं कि जो भी अम्लता होती है वो भस्म के मदद से नष्ट की जा सकती है। जैसे कि इसका एक बेसिक सा उदाहरण है कि अगर हम अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक HCl और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर देते हैं, अभिक्रिया करवा देते हैं। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर NaCl आएगा, सोडियम क्लोराइड आएगा नमक के रूप में। यह आयनित ठोस होगा, आयन से भरा हुआ ठोस होगा, इसको प्लस H2O, NaCl प्लस H2O हो जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा अब लवण तथा जल। तो अब क्या देख रहे हैं कि अम्ल और क्षारक का जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन, जो रिएक्शन हो रहा है, रिलेशन में संबंध जो है, इनके बीच का रिएक्शन, इनके बीच में जो अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया कैसी हो रही है, उदासीन कर देने वाली अभिक्रिया हो रही है। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आया? यानी कि इन अम्ल और क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आया? अब जो बात उठती है, ठीक है ना, कि अम्ल जो है, अब एक चीज तो पता है कि हमारा भस्म पानी में, हर एक भस्म नहीं मिलता है, हर एक क्षारक पानी में नहीं मिलता है। जो क्षारक पानी में मिल गया उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। मतलब जिस क्षारक का जलीय विलयन तैयार हो जाता है उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग अम्ल को पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन देगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज किए, है ना, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, पानी में मिला दिए, तो क्या होगा, वहां पे क्या इफेक्ट तैयार होगा? हमेशा याद रखना, अम्ल को यानी कि एसिड को पानी में धीरे धीरे मिलाया जाता है। बात को समझना, तनु कहने के, इसको डाइल्यूट करने के लिए, तनु रूप में लाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? एसिड को पानी में धीरे धीरे डालना पड़ता है। बात समझ में आए? ना कि पानी को एसिड में। क्या समझ में आए? एसिड को पानी में धीरे धीरे डालना, एसिड में पानी को नहीं डालना। बात समझ रहा? अगर तुम H2O को एसिड में डालोगी तो एक चीज याद रखना कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में मिलाया जाता है तो हैवी अमाउंट में हीट तैयार होता है। क्या तैयार होता है? हीट, अधिकतम मात्रा में उष्मा तैयार होती है। तो जैसे ही पानी स्ट्रॉन्ग एसिड में आके हम मिलाएंगे, ठीक है, जैसे ही पानी स्ट्रॉन्ग एसिड में आके मिलेगा तो हो सकता है कि छलछलाकर अम्ल बाहर की ओर फेंके और हमें नुकसान पहुंचाए, है ना। पानी में जैसे जैसे हम उसमें डालेंगे एसिड में पानी, तो छलछला के बाहर फेंकेगा, फेंकेगा तो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में जब भी तुम
रिएक्ट करवाओगे पानी के साथ या उसमें पानी मिलाओगे या पानी में उसको मिलाओगे तो अधिकतम मात्रा में क्या पैदा होता है, हीट पैदा होता है, उष्मा पैदा होती है। बात समझ में आ रही? इसलिए हम लोग एसिड को धीरे धीरे पानी में मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं? धीरे धीरे पानी में मिलाते हैं। पानी को एसिड में नहीं मिलाते, एसिड को पानी में मिलाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जो है थोड़ा देखना है अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन। क्या देखोगे? अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन। सबको पता है कि अम्ल यानी कि क्षारक जो है उसका जलीय विलयन क्षार होता है। अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है? तो किसी अम्ल या क्षारक को जल में विलय करने के पश्चात प्राप्त जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है। विद्युत का चालन होता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर हमारा अम्ल का जलीय विलयन है, किसका जलीय विलयन है जी? अम्ल का, और इधर है क्षारक का। किसका? जलीय विलयन है। बात समझ में आ रही है? ये जो जलीय विलयन है ना, ये विद्युत का चालन होता है। बताओ क्यों? अभी जब ये जलीय विलयन में है, ये अम्ल का जलीय विलयन। किसका? अम्ल का जलीय विलयन, जलीय विलयन। और ये किसका है? भस्म का जलीय विलयन। भस्म बोलो या क्षारक बोलो, भस्म का जलीय विलयन। इसमें विद्युत का चालन होता है। दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है एज अ, ये कैसा बिहेव करता है? एज अ कंडक्टर। किस तरह में? सुचालक के रूप में ये क्या करता है? बिहेव करने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुक्त आयन मौजूद होते हैं। इस भाई साहब के पास हाइड्रोजन आयन, इस भाई साहब के पास हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त अवस्था में मौजूद होते हैं। तो अगर ये आयन क्यों मौजूद होते हैं? क्योंकि ये जलीय विलयन है। अम्ल को जैसे ही जल में मिलाया जाएगा हाइड्रोजन आयन बनेगा, भस्म को जैसे ही जल में मिलाया जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। इसमें मुक्त अवस्था में आयन होते हैं। हम ये बात पहले ही बता दिए थे कि इस एज अ आयनित जैसे हो गए, इसके अंदर ये कैसा बिहेव करेगा? सुचालक के रूप में बिहेव करेगा। इसके अंदर विद्युत का चालन होगा। पानी शुद्ध जल हम बोले थे विद्युत का सुचालक नहीं होता, लेकिन जैसे उसमें नमक मिला दोगे, क्यों? क्योंकि वो आयनित हो जाता है, Na+Cl-, है ना? उसमें विद्युत का चालन होने लगेगा। ठीक है? अब आता है कि अम्ल और क्षारक मतलब क्षारक का जल में मिलना, है ना? अम्ल या क्षार को जल में मतलब जल में मिलाना ही तनुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तनुकरण कहता है, जिसको इंग्लिश में डाइल्यूशन कहते हैं। अगर तुमसे पूछ दिया तनुकरण किसे कहते हैं, तो अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना ही क्या कहलाता है? डाइल्यूशन कहलाता है, यानी कि तनुकरण कहलाता है। बात समझ में आ रहा? जिसके फलस्वरूप आयन की सांद्रता में कमी हो जाती है, इसे ही तनुता कहा जाता है। ठीक है? मतलब हम लोग जैसे ही पानी में मिलाते हैं तो आयन की कमी होने लगती है। अब जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें पानी की मात्रा अगर तुम बढ़ा देते जाएगी तो उसका आयन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये चीज हम पहले बताए ना, पिछले क्लास में ही बताए थे कि जैसे हम लोग एसिड में क्या करते हैं, एसिड में पानी मिलाना। अब एक चीज, एक नया टर्म सीखे हो कि एसिड में तुम डायरेक्ट पानी नहीं मिला सकते। अगर सामने तुम्हारा कौन सा एसिड हो? स्ट्रॉन्ग एसिड। बात समझ में आ रहा है? तो वाटर का मात्रा बढ़ने पे क्या होता है? उसका आयन की सांद्रता में क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। बात समझ में आया? अब जो बात आती है वो आती है इंडिकेटर्स। क्या आती है? सूचक। सूचक क्या होता है? सूचक के बारे में पहले भी तुम पुराने, सूचक क्या होता है? इसमें बुक में नहीं दिया क्या? कोई बात नहीं। सूचक
नहीं। चलो देखो ध्यान से, जिसको इंडिकेटर्स कहते हैं, जो अपने रंग को परिवर्तन करके हमें क्या बताते हैं कि भाई, अब मान के चलो कि हम लोग हल्दी लिए थे एज अ इंडिकेटर, सूचक। उस अभिक्रिया में कौन था सूचक? हल्दी था। उसी का रंग परिवर्तन ना हमें बता रहा था क्या कि अम्ल मिलाने से क्या हुआ, भस्म क्षारीय विलयन में डालने से क्या हुआ। तो हल्दी वहां पे क्या बन गया? सूचक। वही तो सूचना दे रहा है। यानी कि वे पदार्थ जिनका उपयोग अनुपमान में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाता है। कहने का मतलब है कि भाई साहब, अगर वहां पे देखो, सूचक, इंडिकेटर्स कहते हैं इसको, सूचक। जैसे कि हम लोग हल्दी लिए थे, इसको बात को समझना, ये सूचक अपना रंग को परिवर्तन करता है। जैसे कि लिटमस पेपर, हम लोग बार बार कहते हैं कि नीले को लाल कर देता है, लाल को नीले कर देता है, लिटमस पेपर। अरे भाई साहब, लिटमस पेपर ही तो लाल और लाल पीला हो रहा है, दूसरा कौन हो रहा है? तो लिटमस पेपर सूचक हो गया, है ना। ऐसा बहुत सारा सूचक का तुमको यहाँ पे दिया होगा, बुक में दिया होगा, नहीं दिया क्या? हाँ, है ना। वो सब किधर दिया? वो सब दिया होगा क्या? हाँ, लिटमस हो गया, है ना, बहुत सारा, हल्दी हो गया, चुकंदर हो गया। ये सब क्या करता है ना कि चुकंदर जो होता है, ये अम्लीय में लाल बैगनी टाइप कलर का होता है। बैगनी होता है, थोड़ा रेडिश होता है, लाल रंग का होता है, थोड़ा बैगनी, मतलब कलर इसका एक्चुअली में बैगनी रहेगा थोड़ा, लेकिन रेडिश टाइप लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें क्षारीय में जा रहता है, ये कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो इसको याद करना पड़ेगा इस टेबल को, ठीक है। हल्दी का देखो, हल्दी हम लोग जैसे ही अम्ल में डालते हैं पीला होता है। अम्ल जैसे हल्दी में अम्ल में डालते हैं हल्दी को, तो क्या हो जाता है? रंग इसका पीला हो, पीला ही, क्योंकि हल्दी पीला ही है, पीला है। अब कहेगा कि क्यों? अरे याद करो ना, हम लोग जैसे डिटर्जेंट में डाले थे लाल भूरा हो गया था। देखो लाल भूरा मतलब क्या? पूरी तरह से लाल नहीं, मतलब भूरा वाला लाल था, है ना। अब जैसे उसमें नींबू निचोड़ते थे हम लोग, वापस रंग पीला हो गया था। क्यों? क्योंकि अम्ल में हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है कि नहीं। अब भस्म और एसिड का रिएक्शन हुआ, वहां पे बात खत्म हो गई, उदासीन हो गया। बात समझ में आ गया? ये भी रीजन। तो यही होते हैं सूचक, जो हमें क्या देते हैं? निर्धारित मतलब बिंदु का हमको सूचना देते हैं। अंतिम बिंदु है, मतलब सिंपल सी बात है। तुम लोग को अगर उतना जटिल भाषा नहीं समझना है तो समझ लो कि वही सूचक होते हैं जो अपना रंग परिवर्तन करके हमें ये बताते हैं कि विलयन कौन सा है, विलयन कौन सा है। अगर हल्दी हम डाल दिए, किसी हमको नहीं पता हो किस चीज का विलयन है, अगर उसका रंग लाल भूरा हो गया तो हम समझ जाएंगे वो क्षारीय, तो सूचक कहलाता है। जटिल भाषा का प्रयोग ना करें अगर हम, तो ऐसे समझ सकते हो, सूचक उसको इंडिकेटर कहते हैं। बात समझ में आया? देखो, अम्ल और क्षार के सूचक जो कहलाते हैं, वो अम्ल में अलग रंग के हो जाते हैं, है ना, क्षार में अलग रंग के हो जाते हैं, है ना। ये विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण अथवा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण अर्थात पीएच मान के परिवर्तन होने की सूचना अपने रंग को परिवर्तित करके देती है। अब जो बात आ रही है ना कि पीएच, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमें सूचना देते हैं, ये सूचक जो होते हैं ये हमें सूचना देते हैं कि भैया कि हाइड्रोजन आयन की अधिकता हुई, कि हाइड्रोजन आयन की कमी हुई, कि हाइड्रोक्साइड आयन की अधिकता हुई, कि हाइड्रोक्साइड आयन की कमी हुई। ये सूचना वो कैसे देते हैं? तो अपना रंग परिवर्तन करके देते हैं। कैसे देते हैं? रंग परिवर्तन करके देते हैं। कहने का मतलब है कि भाई, अगर हमारा जो है ये पीएच वैल्यू है ना, अब बीच में एक टर्म और आ रहा है, पीएच वैल्यू, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, पीएच वैल्यू। देखो एक चार्ट बना होगा पीएच वैल्यू का, है ना, जिसको सबको याद रखना है, सबका पीएच कितना होता है। पीएच वैल्यू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये वैल्यू होता है कि किसी भी विलयन में पीएच वैल्यू उसका कितना है,
किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू, यानी कि उसमें प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की उपस्थिति की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब जो पीएच वैल्यू होता है ना, ठीक है, उसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पीएच वैल्यू होता है ना, वो इंडिकेटर्स के मदद से हमें पता चलता है कि अम्लीय हो रहा है कि क्षारीय हो रहा है। ये पीएच वैल्यू, जिसको हम अगले नेक्स्ट पॉइंट बना के अच्छे से डिटेल में पढ़ें। तो अभी बात चल रहा है कि जो भी हमारा सूचक होता है ये पीएच वैल्यू को भी दर्शाता है। पीएच वैल्यू हम लोग ऑटोमेटिक पता चला दर्शाता नहीं है। तो पीएच वैल्यू अगर कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे कि पीएच वैल्यू अगर कम होता है, वैसे शुद्ध जल का कितना होता है 7, कितना होता है 7.0, 7.0 से ऊपर या नीचे का स्केल से हम लोग नापते हैं। 7 पॉइंट ऊपर तो क्या होगा, 7 पॉइंट नीचे तो क्या होगा, है ना। अगर 7 से कम होते रहा तो क्या होता रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, 7 से कम हुआ तो वो कैसा होता जाएगा, अम्लीय होता जाएगा जी। क्या होता जाएगा, अम्लीय होता जाएगा, क्षारीय होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज बताता है कि अगर हमारा रंग परिवर्तन हो रहा है तो हमें ये पता चलेगा कि कौन सा चीज क्या बदल रहा है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है कि जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं लिटमस पेपर। क्या लेते हैं भाई साहब, लिटमस पेपर, है ना। लिटमस पेपर अम्ल में कैसा होता है, यहां लिख लो सूचक, है ना, यहां लिख लो सूचक, यहां लिख लो अम्ल, है ना, अम्लीय लिख लो, यहां लिख लो क्षारीय। तो जो हमारा लिटमस होता है, इस चीज को याद रखना, एग्जाम में आ सकते हैं, जो हमारा लिटमस होता है इसका रंग परिवर्तन होता है। अगर ये लाल हो गया तो ये कौन से विलयन में मिलाया गया है, अम्लीय विलयन में मिलाया गया है। तो रंग परिवर्तन हमने ये बता दी ना कि विलयन कौन सा है, अम्लीय, यानी कि पीएच वैल्यू 7 से कम। अभी पीएच वैल्यू पढ़ना है, अभी हुआ नहीं एक्चुअली, अभी पीएच वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे, पीएच वैल्यू कहते कैसे। बात समझ में आ गया। अगर हम उसको लिटमस पेपर को क्षारीय में डाल दिए तो कैसा हो जाएगा, अबे नहीं, नीला होता है। यानी कि पहला सूचक हम लोग लिए लाल, लिटमस, जो अम्ल में डालने से लाल हुआ रंग परिवर्तन, फिर इसका रंग परिवर्तन होकर नीला हो गया। दूसरा है मैथिल ऑरेंज, है ना, मैथिल ऑरेंज, यानी कि पहले हम लोग प्राकृतिक सूचक ले लेते हैं, लिटमस हो गया, और क्या ले लेते हैं, हल्दी ले लेते हैं। हल्दी अम्ल में कैसा हो जाता है, पीला, है ना, क्षारीय में कैसा हो जाता है, लाल भूरा। कोई दिक्कत। फिर एक आता है पत्ता गोभी ना, चुकंदर, 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 ये अम्ल में कैसा हो जाता है, अम्ल में हो जाता है लाल बैगनी, लाल बैगनी, ठीक है। और क्षारीय में हो जाता है पीला। उसके बाद क्या था, लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता, ये अम्ल में कैसा हो जाता है, लाल बैगनी, ये भी ना लाल बैगनी, दैट मीन्स ये भी हरा हो जाता है। तो देखो ये सब जो सूचक है तुम्हारे, लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। हम लोग एसिड और बेस के परिभाषा में, एसिड और भस्म की परिभाषा में पढ़े थे ये बात कि एसिड जो लाल लिटमस ऐसे करके नीला कर देता है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है उसको क्षारीय कहते हैं। ये हमें क्या बता रहा है, अम्ल और भस्म को पहचान रहे, है ना, इसके मदद से, सूचक की मदद से हम उसे पहचान पा रहे हैं। पहचान रहे कि नहीं पहचान। तो वही चीज है, ये जो है प्राकृतिक है, ये सारा का सारा हमारा कौन सा सूचक हो गया, प्राकृतिक सूचक हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। लिटमस पेपर लाल से नीला, अम्ल में लाल, क्षारीय में नीला, अम्ल में लाल, क्षारीय में नीला। हल्दी अम्लीय में पीला, क्षारीय में लाल भूरा, क्षारीय में लाल भूरा। कौन हमारा, हल्दी।
हल्दी को याद रखना, अम्ल जैसे मिलाते थे हम लोग, नींबू निचोड़ते थे, पीला हो जाता था, उससे पहले लाल भूरा रहता था। याद रखना, चुकंदर लाल बैगनी, चुकंदर कैसा कलर का अम्ल में होता है, लाल बैगनी, जैसे उसको अम्ल में मिलाएंगे वो लाल बैगनी टाइप हो जाएगा। लाल बैगनी टाइप कहने का मतलब क्या हुआ, चुकंदर तो पहले से लाल ही होता है, थोड़ा वो बैगनी टाइप होने लगेगा तो लाल बैगनी कह देते हैं उसको। दैट मीन्स एसिड में गया, वो थोड़ा हीट के प्रभाव को भी झेला होगा, झेला होगा कि नहीं झेला होगा, हम अभी बताए ना, ऊष्मा प्रदान करती है। और क्या है, पीला, अब ये जैसे क्षारीय में जाता है पीला हो जाता है, क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। लाल गोभी का पत्ता, ये लाल बैगनी कलर का होता है, जैसे अम्ल में डालोगे, ये अगर लाल कलर का था तो ये भी लाल बैगनी हो जाएगा। लाल गोभी का पत्ता देखे हो, नहीं देखे हो, फिर जब इसको क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है हरा हो जाता है। तो यही तुम्हारे सूचक हैं, इसी को हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं, जिनके मदद से हम लोग ये जान पाते हैं कि इनकी पीएच वैल्यू कितने के रेंज में होगी, है ना, 7 से ऊपर होगी या 7 से नीचे होगी, या अम्लीय होगी या क्षारीय होगी। ये चीज का हमको क्या देता है, सूचना देता है, इसलिए हम लोग इसे सूचक कहते हैं। बात समझ में आ गई। इसके अलावा ना ये प्राकृतिक सूचक हो गए, इसके बाद संश्लेषित सूचक आते हैं, जो कि मतलब तुमको लैब वगैरह में बनाए जाते हैं। जैसे कि एक है मेथिल ऑरेंज, है ना, जो कि लाल अम्ल में डालो तो लाल हो जाता है, क्षारीय में डालो तो पीला हो जाता है ना। तो ये सब जो चीज है ना, ये तुम्हारे बुक में चार्ट बना हुआ है, इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ जाना। बात समझ में आई, आगे अब आते हैं हम लोग पीएच के तरफ। किसके तरफ, पीएच के तरफ। इसमें किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत, सूचना हो गया सूचक तक में। अब आते हैं पीएच। पीएच को हम क्या बताएं, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की हम लोग क्या देखते हैं, हाइड्रोजन की मौजूदगी, प्रेजेंस, उपस्थिति देखते हैं। तो भाई साहब, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता जानने के लिए कि कितना भाई उसमें हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंस है, ये जानने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया है, जिसे हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। पीएच स्केल के नाम से जानते हैं, ठीक है। पीएच स्केल कहलाता है, पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को दर्शाती है। जैसा कि हम बताएं, पीएच एक ऐसी वैल्यू है जो किसी भी विलयन के अम्लता को और क्षारीयता को दर्शाती। हम जैसे कि अगर जो पढ़े हुए पीएच, उसको तो पता नहीं, 7 से ऊपर चला गया, यानी कि 7 से अबव चला गया तो क्या हो जाता था, क्षारीय हो जाता था। 7 से नीचे जैसे आ गया वैल्यू, अम्लीय हो जाता था, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उसका विलयन का पीएच मान उतना ही कम होगा। कहने का मतलब है कि भाई साहब, अगर हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर अधिक है, सांद्रता मतलब डाइल्यूशन है, सांद्रण डाइल्यूशन, मिला हुआ अम्ल में जल को मिलाना ही डाइल्यूशन कहते हैं। अभी बताए थे कि डाइल्यूशन, हम अगर सांद्रता वर्ड का यूज कर रहे हैं तो डाइल्यूशन समझ, बात समझ में आ रहा है। डाइल्यूशन समझने का अर्थ हो गया मिक्स। तो किस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर अधिक होगी, उसका पीएच वैल्यू कम होगा। जितना अधिक पीएच वैल्यू उतना कम। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इसका कहने का मतलब ये जो पदार्थ है वो अम्लीय है। कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, जाहिर सी बात है ना, हाइड्रोजन आयन, याद करो, हाइड्रोजन आयन किसमें, अम्ल में। हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिकता अम्लता बढ़ जाती थी, रिएक्ट कर लेता था, करता था कि नहीं करता था, है ना। तो जितना इसका हाइड्रोजन आयन यानी कि इसका हाइड्रोजन आयन का सांद्रता बढ़ेगा, पीएच वैल्यू उतना घटेगा। बात समझ में आ गई। अब किसी भी उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। उदासीन विलयन, उदासीन विलयन मतलब क्या, ऐसा विलयन जो कि उदासीन हो,
जैसे कि शुद्ध जल है ना, शुद्ध जल है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है 7.0, डेट मीन 7 होता है। पीएच वैल्यू इसका कितना होता है 7 होता है। ये उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू है। अब इसलिए हम लोग कहते हैं अगर 7 से नीचे की ओर जाएगा तो अम्लीय दर्शाएगा, 7 से ऊपर की ओर जाएगा तो क्षारीय दर्शाएगा। बात समझ में आ रही है। कहा गया है कि हाइड्रोनियम आयन की मात्रा जितनी अधिक होगी, इसकी सांद्रता जितनी अधिक होगी, अम्लीयता बढ़ जाएगी और पीएच वैल्यू घट जाएगी। ये हाइड्रोनियम आयन हम तुम लोग को बताए थे, ठीक है, इस बार नहीं बताए थे तो इस पर रिस्क नहीं लेना है, हम लोग ये जानते हैं। हाइड्रोनियम आयन H3O कहते हैं, जो कि इसका अधिकता दर्शाता है कि विलयन कैसा है, अम्लीय है। इस आयन की अधिकता क्या दर्शाती है कि हमारा विलयन क्या है, अम्लीय है। बात समझ में आ रही है, बात अच्छे से समझ जाना। इसका भी अगर ये भी मात्रा बढ़ा हुआ है ना, इसका भी सांद्रण बढ़ा हुआ है ना, तो इसका भी पीएच वैल्यू क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, किसी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। अगर पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो ये अम्लीय विलयन होगा, है ना। अब पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो क्षार की शक्ति बढ़ती है। 7 से 14 तक बढ़ता है तो क्षारीय शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। बात समझ में आ रहा है। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन का निर्माण करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम हाइड्रोजन आयन का निर्माण करने वाले दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो हम तो पहले ही पढ़ा दिए हैं ये सब, इसलिए हम एक बार रिपीट कर दिए तुम लोग को बोल के। दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन का जो सबसे ज्यादा निर्माण कर रहा है, हाइड्रोजन आयन का जो आयनों का सबसे ज्यादा निर्माण कर रहा है जो अम्ल, उसी को हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। हम उसी दिन बता चुके हैं। आज हम लोग पीएच मान को समझ रहे हैं, पीएच स्केल को समझ रहे हैं, तो ध्यान से समझ जाना, ध्यान से थोड़ा इस बात को याद रखना। जो हमारा पीएच स्केल होता है, फिर से एक बार समझ लेना कि इसको हम लोग प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की उपस्थिति कितनी है, इस चीज को हम नापने के लिए एक स्केल को तैयार किए हैं, जिसको हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। और जो मान उससे निकल के आता है वो पीएच वैल्यू कहलाता है। पीएच प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की उपस्थिति। बात समझ रहा है। अब जो है कि पीएच वैल्यू जो शुद्ध जल की होती है, मतलब जिसको हम लोग उदासीन विलयन कहते हैं, क्या विलयन कहते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं, शुद्ध जल, इसका मान 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। 7 से अगर कांटा नीचे की ओर जा रही है, 7 से कम होता जा रहा है तो अम्लीयता हो जाएगी। वो विलयन कैसी होगी, अम्लीय होगी। 7 से अधिक होगी तो क्षारीय होगी। जैसे जैसे 7 से बढ़ते जाएगी उसकी शक्ति बढ़ते जाएगी, किसकी, क्षार की शक्ति। अब जैसे जैसे कम होती जाएगी तो अम्ल की शक्ति क्या होती जाएगी, ऐसे अम्लता जितनी कम है ना उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो एसिड होता है, जैसे कि एसिडिक कहने का मतलब क्या है कि जितना तुम हाइड्रोजन आयन बनाओगे उतना नीचे जाओ। बात समझ में आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाता है वो सबसे पहले हो जाएगा, होगा कि नहीं, सबसे कम हो जाएगा उसका। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, पीएच वैल्यू कहते हैं। अब कुछ पदार्थ है जिसके कुछ पीएच वैल्यू तुम्हारे बुक में दिए रहे, उसको तुमको क्या करना है, याद रखना है। क्या रखना है जी, याद। जैसे कि यहां पे हम पदार्थ लिखे है ना, पदार्थ, यहां पे हम लोग पीएच लिखे। सबसे पहले क्या है, आमाशय रस। ले भाई साहब, आमाशय रस जो बायोलॉजी पढ़ी उसको पता होगा। आमाशय रस, पाचक रस है ना, एंजाइम्स हमारा है ना, उसमें HCl की मात्रा होती है, यानी कि भाई साहब वो अम्लता है। इसका पीएच मान होता है 1.0 या फिर इसको 1 कह सकते हो ना भाई, 1.0 या 1 कह लो, 1 है। उसके बाद आता है नींबू रस, नींबू रस, इसका पीएच वैल्यू कितना है, 2.5। उसके बाद क्या आता है,
सिरका, सिरका ना, सिरका, सिरका का पीएच वैल्यू 3.03 बोल लो। उसके बाद टमाटर रस 4.1, उसके बाद पसीना 4.5, उसके बाद अम्ल वर्षा, एसिड रेन है ना, अम्ल वर्षा, इसका पीएच वैल्यू 5.6। दूसरा टॉयलेट, पेशाब, इसका पीएच मान 6.0। दूध 6.5। अब यहां पे आ गया शुद्ध जल, रुक जाना 7.0। अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि हमारा अमाशय रस का पीएच वैल्यू दिया है 1.0, यानी कि अमाशय रस में प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन का जो वैल्यू है वो क्या है 1.0, दैट मींस इसको 1 कहते हैं। तो हम लोग ऐसे रटना मत, याद रखना कि अमाशय रस में क्या है, पीएच वैल्यू 1 होता है अमाशय रस का। तो पीएच वैल्यू क्या होता है कि अमाशय रस में प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, अमाशय रस में प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और सबसे कम है मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक है, सबसे ज्यादा एसिडिक है, और HCl मिला हुआ है ना। एंजाइम्स हमारे जो पढ़े हैं बायोलॉजी उसको पता है, पाचक रस, अमाशय रस, एंजाइम्स है ना। उसके बाद नींबू रस जिसके अंदर एसिड होता है, हम सब जानते हैं। तो नींबू रस का पीएच वैल्यू 2.5 है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि नींबू रस में प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन की मात्रा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रण कितनी। सिरका हो गया, टमाटर रस हो गया, पसीना हो गया, ह्यूमन स्वेट पसीना, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। अम्ल वर्षा हम लोग किसको कहते हैं, जब पहली बारिश होती है ना, जब पहली बारिश जब होती है हम लोग कहते हैं कि एसिडिक रेन है, इसमें मत जाना है, ऐसे बहुत चीज कहते हैं। तो एसिड रेन जो होती है उसमें सच में एसिडिक होते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रण होती है, तो हम लोग उसका पीएच वैल्यू रखते हैं। पेशाब का पीएच वैल्यू 6.0, दूध का 6.5। अब बात आती है शुद्ध जल का, जो कि उदासीन विलयन है, 7 होता है, जो कि क्या है, उदासीन विलयन है। इसका क्या होता है, पीएच वैल्यू 7 होता है। बात समझ में आ गया। अब 7 से जितना भी ये वैल्यू है ना ऊपर की तरफ दिख रहा है, यानी कि 7 से कम, ये सारा का सारा किसको दर्शाता है, अम्लीयता को दर्शाता है। बात समझ में आ गई, ये चीज कंफर्म हो गया। 7 से नीचे जा रहा है तो अम्ल को दर्शाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद का बताना क्या क्या है, आंसू, आंसू 7 पॉइंट, उसके बाद खून 7.4, उसके बाद पित्त, उसके बाद पित्त 7.5 से 8.8 तक, 5 से 8.8 तक। उसके बाद चूना जल, अरे भाई साहब कितना, 11.0। अब देखना जो आंसू है मेरा उसमें प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना है 7.3, 7.3, यानी कि शुद्ध जल से 0.3 अधिक हो गया है। अब ये अम्ल लेवल का नहीं रहा, अब ये क्षारीय में आ गया। कैसा में आ गया, क्षारीय में आ गया। जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ रहा है 7 से, क्षार की शक्ति बढ़ते जा रही है, क्षार की शक्ति बढ़ते जा रही है। यहां पे लिखा हुआ है चूना जल, चूना जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही तो कहते हैं इसको, CaOH का होल ट्वाइस याद करो, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कली चूना कहते थे। फिर हम लोग उसमें मिलाते थे, पानी में मिलाते थे, हीट उत्पन्न होता था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग चूना जल कहते थे। बोलो ना, हाइड्रोक्साइड चूना जल। उसके बाद वो CaCO3 में बदल जाता था, जब उससे क्या हो जाता था, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता था।
CaOH2 का हम लोग दीवार पे ऐसे लगाते थे चूना, कुछ देर के बाद वो उजला दिखता था। दैट मीन्स अब वो CaCO3 बन गया, उससे क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे निकल गई, तो उसका रंग उजला पड़ गया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जल जिसका क्या हो जाता था, पीएच वैल्यू 11.0। पित्त, पित्त, पित्त समझ रहा है ना, पित्त समझ रहा है ना, इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, फिर से बायोलॉजी में अच्छे से समझाए थे। पित्त जिसका 7.5 से 8.8 तक होता है, ये क्षारीय क्यों होता है भाई साहब, ये भी तो डाइजेस्टिव जूस ही था, ये भी तो पाचक रस के लिए काम आया था। पित्त रस जिसको बोलते थे, ये क्षारीय होता है। ये जूस कैसा होता है, कैसा होता है, क्षारीय होता है। उसके बाद ब्लड हमारा ये भी क्षारीय होता है 7.5 के पीएच वैल्यू के साथ। उसके बाद आंसू हमारा 7.3 पीएच वैल्यू होता है इसका। तो जितने भी 7 से ऊपर के जितने भी हैं, 7 से अबव जितने भी जा रहे हैं, वो क्षारीय होते जा रहे हैं। जितने आगे बढ़ेंगे क्षार की शक्ति बढ़ते जाएगी। अब ये पीएच जो है ना, हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व रखता है, समझ में आ रहा है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है ना, हमारे बुक में भी दिया हुआ है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ठीक है। एक काम करते हैं ना, ये टॉपिक को हम कल ही पढ़ाते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ये टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। दैनिक जीवन में क्या क्या पीएच का महत्व है हमारे, इसमें एक बार झलक दिखा देते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का महत्व हम लोग जानने के लिए हमारे पाचन तंत्र में, हमारे पाचन तंत्र का पीएच क्या है ना। पीएच परिवर्तन का कारण दंत क्षय है ना। उसके बाद बहुत कुछ है, वसुओं में और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा। पीएच वैल्यू यहाँ पे हमारे बुक में भी दिया है, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव है ना। थकान के समय शरीर की मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति है ना, अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को दूर करना, मिट्टी का पीएच, पीएच और जलीय जीव, प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था, ये सब चीज जो है ना, ये दिखा रही है ना कि हमारा जो पीएच का वैल्यू है, इसका जो प्रभाव है हमारे दैनिक जीवन पे। पीएच अगर बढ़ जाएगा तो क्षारीय हो गया, पीएच अगर घट जाएगा तो अम्लीय हो गया। हमारे पेट में होता है ना, पाचन तंत्र में हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बने रहते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। इसका पीएच 1.0 के लगभग कायम रहता है। तो वही तो हो गया अमाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसलिए उसका कायम रहता है 1.0 हमेशा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सब चीज, ये सब पॉइंट हम कल बताएंगे। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो।